हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी का हमारे यहाँ पर जो सीरीज है उसमें हमारी यूनिट 3 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय एवं पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्लास है ये। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट में यूनिट 1 से 10 तक हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देख ली थी। मतलब वहाँ पर मैंने पहले वन लाइनर टाइप में पढ़ाया था और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी कराए थे आपको। तो आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है, चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और बाकी उन सब चीज़ों से पहले आपको चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख लेना, जो भी आपके यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए हिंदी के लिए, जो स्पेशली हिंदी से देने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो उनको यहाँ से काफ़ी कुछ रिवीजन करने के लिए मैटर मिल जाएगा, बल्कि यूजीसी फर्स्ट का तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो ही जाएगा। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप अपना पहले क्वेश्चन लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट का यही मतलब होता है कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना, एक बार उसको ये देख लेना कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो आप पहले पॉज करके अपना क्वेश्चन लगा लिया करें कि ये मेरा सही है या गलत है। ठीक है, यही एमसीक्यू बेस्ड का होता है। पहले मैंने इसीलिए वन लाइनर कराए थे, आप देख लेना एक बार। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो बच्चे कर रहे हैं ना, उनको सच में दिल से बहुत मतलब दुआएं हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अपना मतलब फ़र्ज पूरा किया है, एक तरीके से करना ही चाहिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पेपरों तक। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है राजशेखर। आप जानते हैं ये जो काव्य शास्त्र के मतलब प्रणेता हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उनके उनको थोड़ा सा ये जो टॉपिक है मतलब टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर पढ़ते हैं तो सब हो ही जाता है। बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तो राजशेखर, राजशेखर भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। यहाँ पर आपको 4 नाम दे रखे हैं और 4 नामों के साथ में आपको क्या करना है, इनसे मैचिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो, जो इजी लगे मैं तो कर ही दूंगी, बल्कि जो आपको इजी लगता है ना, जो आपको अच्छे से जिसमें कन्फर्म होता है उसका पहले मिलान कर लिया करें। जैसे कि देखो यहाँ पर है विश्वनाथ का नाम। तो आप जानते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि विश्वनाथ और साहित्य, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे नहीं पता होगा, अदरवाइज सबको पता होगा कि विश्वनाथ जो थे उनका था साहित्य दर्पण। ठीक है, पूरा विश्व आप जानते हैं क्या करता है, दर्पण देखता है। दर्पण यानी कि शीशा। तो इससे ऐसे आप लगा लीजिए। राजशेखर, राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है, काव्य मीमांसा है। भट्ट नायक है ना, जो नायक लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, नायक लोग जो होते हैं उनका जो हृदय होता है बिल्कुल दर्पण की तरह होता है। उन्हीं को, उनको तभी तो नायक चुना जाता है ना। उनका जो हृदय होता है बिल्कुल दर्पण की तरह एकदम साफ स्वच्छ होता है, इसीलिए वो क्या होते बनते हैं, नायक बनते हैं। देखो आप मतलब कुछ मत सोचना, जो भी ट्रिक जो आपको जैसे सही लगे वैसे याद कर लेना। बाकी जो मुझे ठीक लगता है एट ए टाइम जो याद आता है वो मैं बोल देती हूँ। और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हो गया। अभिनव गुप्त का, अभिनव भारती, ये बिल्कुल इनसे इनके नाम से ही मैच हो रहा है, तो ये तो इजीली आप कर ही लेंगे। राजशेखर का काव्य मीमांसा और भट्ट नायक का, राजशेखर का काव्य मीमांसा यानी कि 4 नंबर पे, और भट्ट नायक का है 3 नंबर, हृदय दर्पण। है ना, हृदय कैसे होते हैं, बिल्कुल दर्पण की तरह स्वच्छ जो नायक होते हैं। और विश्वनाथ, पूरा विश्व क्या करता है, दर्पण देखता है, यानी कि साहित्य दर्पण। ठीक है, ये केवल दर्पण है। और तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। और डी अभिनव गुप्त का हो गया अभिनव भारती। तो 4 3 1 2, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन में देती तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बन जाता। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। रस आप जानते हैं, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि ने सबसे पहले रस की कल्पना की थी और मतलब रस का पूरा विस्तार बताया था। तो रस से संबंधित यहाँ पर जो 2 ग्रंथ है वो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ से छांटने हैं। 10 रूपक
साहित्य 10 रूपक काव्य दर्श साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। तो आप जानते हैं जो इसमें से 10 रूपक है 10 रूपक किसका ग्रंथ है, ये आपको पता है 10 रूपक किसका ग्रंथ है। और काव्य दर्श किसका है, दंडी का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है और काव्य अलंकार भामा का है। ठीक है, 10 रूपक है धनंजय का, किसका है, धनंजय का। और काव्य दर्श की अगर बात करें तो ये दंडी का ग्रंथ है। और साहित्य दर्पण अभी हमने देख लिया विश्वनाथ का है। और काव्य अलंकार किसका है, भामा का ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें साहित्य दर्पण और जो 10 रूपक हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, रस से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, इनका ध्यान रख लेना। शब्दार्थ शब्दार्थ या यथा वत्स हवेन भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है, ये कथन किसका है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब इस टाइप के जो कथन होते हैं वो काव्य शास्त्र में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना और इनका कोई कीवर्ड याद कर लेना। शब्दार्थ या यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है, कुंतक, राजशेखर, भोजराज या फिर विश्वनाथ। तो ये किसका ग्रंथ है, सॉरी ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, राजशेखर का। किसका कथन है, ये राजशेखर का कथन है। शब्दार्थ या यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, ये राजशेखर का क्या है, कथन है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो जो यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है। वैसे जो भरत मुनि है उन्होंने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है ना। और तो इनमें से किसने मानी है, क्या दंडी, धनंजय, रुद्रट या फिर अभिनव गुप्त। तो यहाँ पे आप हमारा जो राइट आंसर है वो है दंडी। दंडी जो है उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। ठीक है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जो काव्य शास्त्र है उसके अंदर क्या होते हैं, रस और अलंकार भी आते हैं। तो इनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ बिना कारण के ही, मतलब कारण तो है ही नहीं और वहाँ पर क्या की जा रही है, कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना, निदर्शना, असंगति, अर्थांतरन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। परिभाषा याद कर लेना। आजकल क्या होता है, आपको उदाहरण की बजाय परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप इसीलिए जो अलंकार हैं उनकी परिभाषाएं एक बार बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर टाइम हमारे पास बाद में बचेगा तो ये छोटे मोटे से जो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बाद में ज़रूर करा दूंगी। वैसे अभी हम पहले क्या है कि यूनिट 10 तक अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो विभावना का यहाँ पर क्या दे रखा है, एक उदाहरण भी मैंने दिया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले, बिनु पद का मतलब है बिना पैरों के ही वो क्या करता है, चलता है। बिना कानों के ही सुन रहा है। कर का मतलब होता है हाथ, बिना हाथों के ही कर्म कर रहा है। विधि नाना मतलब अलग अलग प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कर्म भी कर रहा है बिना हाथों के ही। तो यहाँ पर देखो क्या है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, ये यहाँ पर कोई कारण नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है। इसको कहते हैं विभावना अलंकार। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पर रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। रीति, रस, ध्वनि, अलंकार, यहाँ पर 4 आपको क्या दे रखे हैं, साहित्य सिद्धांत यानी कि दे रखे हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो आप इसमें से सबसे पहले हमें इजी समझ में आ रहा है कि जो रस है और किसी में रस नहीं दिया हुआ है। और रस हमारा सबसे पहले दिया था भरत मुनि ने, क्योंकि जो भरत मुनि थे वो दूसरी शताब्दी के क्या थे, दूसरी तीसरी शताब्दी के मध्य में आते हैं। भरत मुनि का जो समय रहा है, ठीक है, उस समय के अनुसार आप इनको क्या कर सकते हैं, सही क्रम में लगा सकते हैं। और जो अलंकार है, अलंकार किसने दिया था, अलंकार सिद्धांत दिया था भामा ने, और भामा 6ठी शताब्दी में आते हैं। रीति वामन ने दिया था, और वामन आप जानते हैं ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। और ध्वनि आनंदवर्धन का है जो कि 9वीं शताब्दी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, देखो ग्रंथ और इनके जो इस प्रकार के सिद्धांत हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। मैंने नीचे आपको क्या है कि जो सारे आचार्य हैं उनका जो जन्म का समय है वो दे दिया है। मतलब जन्म का समय का मतलब है वो कौन सी शताब्दी में रहे थे
वो समय आपको दे दिया, वहाँ से याद हो जाएगा। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं, तो आचार्य क्षेमेंद्र के यहाँ पर ग्रंथों के नाम आपसे पूछे हैं। व्यक्ति विवेक, दस कुमार चरित, कवि कंठाभरण या सुव्रत तिलक। ठीक है, तो इसमें से दस कुमार ये व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ है ये तो महिम भट्ट का है। किसका है? महिम भट्ट का है। और दस कुमार चरित किसका है? चलो यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र के जो ग्रंथ हैं वो है कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक। ये दोनों आंसर हैं। दस कुमार चरित का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगी। दस रूपक का धनंजय है और काव्य दर्श के दंडी हैं। इनका भी शायद ये मम्मट का ग्रंथ है, देखते हैं हम इसको बाद में। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक। और जो व्यक्ति विवेक है ये है महिम भट्ट का। किसका है? महिम भट्ट का ग्रंथ है ये। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये ग्रंथ है। दस कुमार चरित को भी हम अभी देख लेंगे। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो काल क्रम के अनुसार यहाँ पे आपको पूछा है। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या दे दिए हैं, सारे काल क्रमानुसार दे दिए। भरत मुनि दूसरी शताब्दी में थे। भामा जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा था छठवीं शताब्दी में थे। दंडी सातवीं शताब्दी के थे। वामन आठवीं शताब्दी में थे। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वामन जो थे जिन्होंने रीति संप्रदाय दिया था, ठीक है, वो आठवीं शताब्दी में थे। उद्भट नौवीं शताब्दी में थे। रुद्रट भी नौवीं शताब्दी के आरंभ में, और शंकुक ये भी नौवीं शताब्दी में थे। आनंदवर्धन नौवीं शताब्दी में थे। ठीक है, और राजशेखर की बात करें तो ये 10वीं सदी में थे। भट्ट लोलट 9वीं सदी में थे। 9वीं सदी के मतलब बाद में थे ये बिल्कुल। और भट्ट नायक ये 9वीं 10वीं के बीच में थे, 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच में थे। भट्ट तौत भी 10वीं शताब्दी के अंदर थे। धनंजय जिनका 10 रूपक ग्रंथ है ये 10वीं शताब्दी में थे। और कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में। अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी में। भोजराज 11वीं शताब्दी के अंतर्गत थे। मम्मट 11वीं शताब्दी में थे। और क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के अंदर थे। हेमचंद्र 12वीं, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, और जगन्नाथ जिनका समय सबसे बाद में माना जाता है ये 17वीं शताब्दी के अंतर्गत थे। कब थे? 17वीं शताब्दी के अंतर्गत थे जगन्नाथ। तो यहाँ से आपको क्या है कि एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके इनको 2-3 बार जरूर अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको 2-4 मतलब 1-2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर आपने ये याद कर लिया ना, या तो ग्रंथ पूछे जाते हैं या सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनका कालक्रम पूछा जाता है, और वो यहाँ से आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनमें से सही अनुक्रम आपको छांटना है, कौन सा है? वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। विश्वनाथ का तो आप जानते हैं सबसे बाद में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो विश्वनाथ है वो 14वीं शताब्दी में थे, और 14वीं शताब्दी में इनमें से सबसे बाद में यही आ रहे हैं। ठीक है, मम्मट भी बाद में थे। बाकी जो कुंतक थे वो 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच में थे। और ये वामन है, वामन हमारे 8वीं शताब्दी में रहे हैं, तो ये हमारा यही आंसर होगा। वामन 8वीं शताब्दी, कुंतक 9वीं शताब्दी में है। मम्मट शायद 10वीं 11वीं में थे, और ये विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में थे। एक बार ऊपर जो मैंने वो आपको टेबल दिया है उसको अच्छे से याद कर लेना। ये 2-4 क्वेश्चन आपके वहीं से ही संबंधित हैं। ये रहा, मतलब नीचे है। ठीक है, वामन 8वीं शताब्दी में है, और जो कुंतक हैं वो कौन सी में है? कुंतक 10वीं 11वीं में है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना। ये भी बिल्कुल उसी टेबल के ऊपर आधारित प्रश्न है। रचना काल की दृष्टि से आपको क्या बताना है? रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। काव्य अलंकार, सबसे पहले आप पहली वाली देखा करें। काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, और यहाँ पर भी नाट्यशास्त्र है। तो देखो काव्य अलंकार जो है वो भामा का है, ये तो 6वीं शताब्दी का है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का है, और जो नाट्यशास्त्र है वो दूसरी शताब्दी का है। तो सबसे पहली बात है ये दोनों में से कौन सा होगा? कोई सा होगा, है ना? ये तो होंगे नहीं ऊपर वाले। अब चलते हैं आगे। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का है, और काव्य अलंकार किसका है? 6वीं शताब्दी का है। तो जाहिर सी बात है हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में। इसके देखो जब जो महापुरुष जिस शताब्दी में रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका ग्रंथ भी तो उसी शताब्दी में लिखा जाएगा, है ना? बाद में तो लिखा नहीं जाएगा। और साहित्य दर्पण ये 14वीं शताब्दी में थे, तो ये सबसे बाद में आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था?
तो किस आचार्य ने किया था? रस की प्रस्तुति के लिए। किसके लिए? रस की प्रस्तुति के लिए जो तद्रूप अनुसंधान शब्द है, इसका प्रयोग किस आचार्य ने किया था? अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक, भट्ट लोलट या फिर भट्ट नायक ने किया था। तो बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन है वो है भट्ट लोलट ने किया था तद्रूप अनुसंधान शब्द का प्रयोग। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? प्रतिभा के विषय में ये उद्धरण किस आचार्य का है? प्रतिभा को लेकर के ये जो कथन है वो किसने परिभाषा ये दी है? तो आचार्य कुंतक ने दी है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, या फिर आचार्य दंडी की है। ये किसकी है? तो बताएं आप। मतलब थोड़ा सा आप क्या है 2 सेकंड के लिए इसको मतलब पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिए। शक्ति कवित्व बीज रूपा, ठीक है। ऐसे मतलब आप कुछ भी कीवर्ड पकड़ लेना जो आपको सही लगता है। ये जो परिभाषा है ये है आचार्य मम्मट की। किसकी है? आचार्य मम्मट की है, शक्ति कवित्व बीज रूपा। रस के संबंध में क्या कहा गया है? तो रस के संबंध में बताइए। रस सिद्धांत किसने दिया था? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने दिया था। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है इससे संबंध। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, बल्कि इसका जो ऑप्शन है वो है ए और बी। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके क्या हैं? सही है। रस को आनंद बताया गया है। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? इसमें से वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति आप जानते एक अलंकार है और उसके भेद यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, या फिर प्रकरण वक्रता। कौन सा है जो वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो इसमें से जो उक्ति विन्यास वक्रता है ये वक्रोक्ति का भेद में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो रस का अवयव नहीं है? तो रस के अवयव में कौन कौन से आते हैं? भाव आता है, विभाव आता है, अनुभाव आता है। लेकिन जो संचारी भाव है ये क्या नहीं है? रस का अवयव नहीं आता है। ये संचारी भाव जो कि भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने थे, ठीक है, ये रस के अवयव में नहीं आते। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? तो काव्य दोष की परिभाषा आपको बतानी है, सबसे पहले किसने दी थी? दंडी, भामा, वामन या आनंदवर्धन ने दी थी? तो क्या दंडी ने दी थी? इनका फिर से एक बार आपको मैं याद दिला देती हूँ। इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है, इनका जो समय 6ठी शताब्दी है। वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है और आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी है। आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार आप ऐसे ही रिपीट कर लेना, बार बार मेरी तरह ही, तभी याद होती हैं चीज़ें। तो काव्य दोष की परिभाषा दी थी सबसे पहले किसने? वामन ने दी थी। ठीक है, वामन ने सबसे पहले काव्य दोष की परिभाषा दी थी। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो क्या कायिक है, वाचिक, आहार्य या सात्विक? देखो स्वर भंग का मतलब होता है, कई बार क्या होता है जैसे कि कायिक में तो वो चीज़ें आती हैं जो हम अपने शरीर के मतलब जैसे नाच गा करके करते हैं, वो होता है कायिक। वाचिक में मतलब बोल करके करते हैं। आहार्य अपनी वेशभूषा वगैरह को दिखाया जाता है। और सात्विक में क्या होता है? स्वरभंग, जैसे कि हम किसी चीज़ को अचानक से देख कर, मान लीजिए हमारे सामने कोई डरावनी चीज़ आ गई। कोई मान लो आप एकदम बाघ के सामने पहुंच जाओ, तो आपका एकदम से क्या है कि आवाज़ है ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। स्वर भंग इसको कहते हैं, स्वर भंग होना। ठीक है, पसीना पसीना होना, या फिर एकदम से मतलब आँखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? स्वर भंग मतलब इसमें आती हैं सात्विक में। ये सात्विक अनुभाव होता है, जो स्वर भंग वगैरह होना, पसीना पसीना हो जाना। ठीक है, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित करना है। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि पाश्चात्य आचार्यों के हैं। ठीक है, पाश्चात्य चिंतकों के हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अनुमितिवाद, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं और उन सिद्धांतों के सिद्धांतकर्ता दे रखे हैं। तो देखने हैं आपको, अनुमितिवाद किसने दिया था? सॉरी, ये तो अभी यही एक क्वेश्चन है। मुझे एकदम अनुमितिवाद मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा था कि जैसे पाश्चात्य पे पहुंच गए। चलो कोई नहीं। अनुमितिवाद किसने दिया था? उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद।
तो अनुमितिवाद किसका है? आचार्य शंकुक का है। आचार्य शंकुक ने दिया था अनुमितिवाद का जो सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद किसने दिया था? तो भट्ट लोलट ने दिया था। और साधारणीकरण की अगर हम बात करें तो साधारणीकरण भट्ट नायक ने दिया था। नायक है ना, नायक का एक ग्रंथ आपने याद किया होगा, हृदय दर्पण, अभी हमने देखा था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था साधारणीकरण। ठीक है, याद रख लेना। और भट्ट नायक हमारे कौन सी शताब्दी में थे? तो ये 9वीं 10वीं शताब्दी के अंतर्गत कुछ आते हैं। अभिव्यक्तिवाद ये किसका है? अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद हो गया है। अगर वैसे आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट। ठीक है, ये इसका ऑप्शन इस तरीके से बन जाएगा। बाकी तो आप सीधा सीधा याद करें। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक ने दिया था। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। साधारणीकरण भट्ट नायक ने दिया था। नायक हैं जो बिल्कुल क्या रहते हैं? एकदम साधारण रहते हैं। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। सावधि व्यंजना के प्रकार हैं। तो सावधि व्यंजना के प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। आर्थी व्यंजना, देखो आर्थी व्यंजना और सावधि व्यंजना ये दोनों तो व्यंजना के ही दो प्रकार होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। लक्षणा मूला और अविदा मूला ये दो जो होते हैं वो सावधि व्यंजना के प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए रिचर्ड्स, यहाँ पर हमारे पाश्चात्य विद्वान चल गए हैं। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? जो रिचर्ड्स हैं ये पाश्चात्य आलोचक हैं, मतलब विद्वान हैं। और रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं इन्होंने दी हैं। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता या तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं कौन सी हैं? 1 सेकंड। तो यहाँ पर है छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ठीक है, ये जो दोनों इसके दोनों ही इसके क्या हैं? सही आंसर हैं। छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये दोनों ही क्या हैं? काव्य भाषा की विशेषताएं किसने दी हैं? ये रिचर्ड्स के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। कविता की जो भाषा होती है वो विरोधाभास की ही भाषा होती है। ये कथन किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन डन या हाइडेगर। ठीक है, इनके नाम भी देखो कितने भारी भरकम होते हैं। तो ये किस कविता की जो भाषा है वो विरोधाभास की ही भाषा होती है। ये जो परिभाषा ये दी है क्लिंथ ब्रुक्स ने। किसने दी है? क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ध्यान रख लेना इनको। अरस्तु के त्रासदी के, आप जानते हैं जो त्रासदी का जो सिद्धांत है किसने दिया था? मतलब त्रासदी के बारे में बताया था अरस्तु ने। और त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो क्या कथानक, सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार और फिर पद योजना। बिल्कुल यही इसके क्या है? सही अनुक्रम है ABCD। ABCD इसका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कथानक सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद चरित्र और फिर विचार और फिर पद योजना। ये त्रासदी के सिद्धांत के क्या हैं? अंगों का सही अनुक्रम है, इनको याद रख लेना। किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपरमैन की कल्पना किसने की है? कीरकेगार्ड, सार्त्र या फिर फ्रेडरिक नीत्शे, अल्बर्ट कामू। तो इस सुपरमैन की जो कल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है? फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा दी गई है। फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा सुपरमैन की कल्पना की गई है, इनको आप याद रखना। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? तो कवि की दृष्टि से, एक कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले जो पाश्चात्य आलोचक हैं वो कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या T.S. एलियट। तो आप जानते होंगे जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने कविता की क्या रचना प्रक्रिया पर क्या किया था? विचार किया था। ठीक है, ये हमारे पाश्चात्य आलोचक हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T.S. एलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। T.S. एलियट की आलोचना की जो उन्होंने विशेषताएं बताई थी, मतलब आलोचना भी करते हैं और विशेषता में क्या क्या शामिल है? क्या कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है? कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है? या कवि काव्य का माध्यम भर है? कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है? तो इन्होंने कौन सी परिभाषाएं जो दी हैं इसके लिए? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है,
क्या इन्होंने क्या बताया था, पलायन बताया था। कविता जो होती है वो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन होती है और कवि काव्य का माध्यम भर है। जो कवि है वो काव्य का माध्यम भर है, ऐसा टी एस एलियट का कहना था। सुमेलित करना है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत जो दे रखे हैं, है ना, सिद्धांत इनके याद रखने हैं पाश्चात्य और भारतीय दोनों आलोचकों के। क्रोचे का तो आप जानते होंगे, बिल्कुल अभिव्यंजनावाद है ना, क्रोचे का तो अभिव्यंजनावाद ही है, सही है ये। रिचर्ड्स का कौन सा इनमें से, कॉलरिज और एलियट यहाँ पर दे रखा है। कॉलरिज का आप सीधा सीधा लगा लेना, कॉलरिज कल्पना, ठीक है, कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था, कॉलरिज ने दिया था। और संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये रिचर्ड्स ने दिया था। किसने दिया था, आइए, रिचर्ड्स के द्वारा संप्रेषण का सिद्धांत दिया गया था और एलियट के द्वारा दिया गया था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है। टी.एस. एलियट के द्वारा दिया गया था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है, राइटिंग एंड डिफरेंस जो पुस्तक है किस आलोचक की है, मिशेल फूको की है, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बाउआर या फिर जॉक देरिदा की है। बताइए, अगर आपको पता है तो दें आप इसका आंसर। एक सेकंड। राइटिंग एंड डिफरेंस ये पुस्तक किसने लिखी थी, क्या मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बाउआर या फिर जॉक देरिदा। ये जॉक देरिदा की पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस, ठीक है, राइटिंग एंड डिफरेंस जॉक देरिदा। ऐसे 2-4 बार ना बोल बोल के देख लिया करिए, सिर्फ सुने ना। वीडियो को कभी भी क्या करें आप, जब यूट्यूब से या किसी से पढ़ाई करें ऑनलाइन, तो केवल उसको सुने नहीं बल्कि उसको साथ साथ में बोले भी। एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा उसको क्या करें, रिपीट करें, ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ था, तो प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ है कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, है ना, ध्यान रखना, फ्रांस में प्रतीकवादी आंदोलन का उदय हुआ था। जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है, जो जादुई यथार्थवाद है उसके प्रतिस्थापक पूछे हैं, कोर्ट्स, देरिदा, फ्रायड या फिर बुएलो, ठीक है, तो ये इनका नाम आता है बुएलो का। जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक हैं बुएलो। इनको बिल्कुल ऐसे ही मतलब रटना ही है, वैसे तो हम इसमें कुछ समझ नहीं सकते, वैसे के वैसे ही याद कर लेना। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम आपसे पूछा है। अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जिनस या इनको लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस भी बोलते हैं, कॉलरिज, ठीक है। तो 4 नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्गिनस, कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्गिनस। तो सीधा सीधा इसमें समझ में आता है, जो प्लेटो थे ना वो अरस्तु के क्या थे, गुरु थे। जो प्लेटो पहले हुए थे, प्लेटो पहले, अरस्तु बाद में, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। इसमें तो यही पूछे हैं, बाकी अगर कहीं और पे आते हैं तो थोड़ा सा आपको इनको याद कर लेना चाहिए। और वैसे प्लेटो जो थे वो पहले आए थे और अरस्तु बाद में आए थे, यानी कि प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है, यहाँ पर आपसे सही अनुक्रम पूछा है इन वादों का, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो इनमें से जो हमारा संरचनावाद है वो पहले आएगा इन चारों के अंदर से। तो संरचनावाद यहाँ पर दे रखा है, संरचनावाद, फिर आता है यथार्थवाद। सबसे पहले क्या होती है, किसी चीज़ की संरचना की जाती है, फिर हम यथार्थ में जाते हैं, फिर उसका अस्तित्व का क्या करते हैं, अस्तित्व खोजते हैं, और फिर मनोविश्लेषणवाद, फिर हम उस पर कोई विश्लेषण करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ट्रिक्स ही बना के आप याद कर लेना। वैसे इनको याद करना थोड़ा सा क्या होता है, ईजी होता है। तो चलते हैं, आज के लिए हमारे 30 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। और आई थिंक आपको अच्छी लगेगी क्लास। कोशिश तो यही है मेरी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पसंद आए, पसंद की बात नहीं है, आपको याद होने चाहिए और आपका पेपर क्वालिफाई हो, बस यही मेरी क्या है, कोशिश है, दुआ है। और बाकी आप अपना काम कीजिए प्लीज़। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी कर दिया करो। आप हिंदी की वीडियो पे तो मैं देखती हूँ लाइक ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कितने बच्चे देखते हैं, जहाँ 200-400 बच्चे देखते हैं, बस मुश्किल से 10-15 लाइक करते हैं बच्चे। तो इतनी कंजूसी ना किया करें, हम भी तो कंजूसी नहीं कर रहे, है ना। चलते हैं, चलो।